Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your own channel Commerce Smart Classes. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है। आज हम उसी का थर्ड टॉपिक डेट इज़ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। राइट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एडजस्टमेंट। समायोजन। समायोजन क्या होता है? एडजस्ट करना, स्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेना, स्थिति के अनुसार वहाँ पर एडजस्ट हो जाना क्या कहलाता है? एडजस्टमेंट कहता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाती थी बच्चे, तो मैंने एक लड़के से पूछा कि बताओ एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, समायोजन किसे कहते हैं? कहता है मैडम समायोजन। अब मैं उससे पूछूँ, मैं तो समायोजन ही कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसे बच्चे? तो बोले कि मैडम जब मैं 18 साल का था ना तो मेरे लिए बहुत रिश्ते आए, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ आती थी, बहुत पैसे वाली लड़कियाँ आती थी, पर मैं यूँ कहता था कि नहीं मैं नौकरी लगूंगा जब ही शादी करूँगा। मैं सबको टाल देता था ये ऐसी है, ये ऐसी है, सबको। अब मैडम मैं 30 साल का हो गया, अब रिश्ते को नहीं आवे और घर वाले कहें तेने शादी करनी है। अब मैडम मैं क्या करूं? तो मैंने मैडम ना गोरी देखी, ना काली देखी, ना लंबी देखी, ना बोनी देखी, ना मोटी देखी, ना पतली देखी, मैंने तो देखी बस छोरी कि बस मुझे तो शादी करनी है। मैडम इन्हें कहते हैं एडजस्टमेंट। मैंने कहा वाह, वेरी नाइस। तो उसने कहा कि मैडम मैंने एडजस्ट किया है, अपने को ढाला है कि हाँ मुझे अब शादी करनी है, तो कैसी भी लड़की मिल जाए पर मुझे शादी करनी है। उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब उसी का अपोजिट होता है, उसी का कॉन्ट्राडिक्ट होता है अनएडजस्टमेंट, असमायोजन, कि अपने को एडजस्ट ना कर पाना, ढाल ना पाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना। जब कई बार देखा है ना कि अगर अपने अनुसार कुछ नहीं मिलता हमें तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेशन सी होने लग जाती है कि क्यों हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। तो जो जब अपनी स्थिति है, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं हो, सिचुएशंस अपने अकॉर्डिंग ना हो, तो उसे हम बोलते हैं अनएडजस्टमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो अनएडजस्टमेंट, अनएडजस्टमेंट के कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। पहला हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा। तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट को दिया था कूट लेविन ने, ठीक है। देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? आपके पास दो सिचुएशन है, आपको किसी एक को चुनना है। अब आपके दो एग्जाम है साथ साथ, मान लो एचपीएससी का पीजीटी का एग्जाम है और साथ में DSSB का भी एग्जाम हो जाए, तो आपको एक एग्जाम को चुनना है कि किसकी साइड जाऊँ मैं, किसकी प्रिपरेशन करूँ। दैट इज एन कॉन्फ्लिक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी तीन टाइप के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। फर्स्ट अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो फर्स्ट है जो अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम उपागम द्वंद्व। जैसे कि मान लो उपागम उपागम मतलब दोनों ही हाथ में आपको लड्डू हैं, दोनों ही चीज़ हैं जो आपको पसंद है, आप दोनों ही चीज़ों को पसंद करते हो, बट आपको उन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना है। उसे बोलेंगे उपागम उपागम द्वंद्व। मतलब अपनी दोनों ही पसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ को छोड़ना, जो कि बहुत मुश्किल होता है हर किसी इंसान के लिए। उसे बोलते हैं उपागम उपागम द्वंद्व, ठीक है बेटा। सेकेंड आता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, इनको हिंदी में कहते हैं परिहार परिहार द्वंद्व। परिहार परिहार द्वंद्व का मतलब है कि आपको दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं हैं, दोनों ही चीज़ें आपके लिए नेगेटिव है, आप दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करते, फिर भी आपको मजबूरी में किसी एक चीज़ को अपनाना पड़ता है। जब मजबूरी आ जाती है ना, जब आपको एक चीज़ को अपनाना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है ज़बरदस्ती, ताकि आपको पसंद नहीं है पर तब भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद थर्ड वन हमारा आता है उपागम परिहार द्वंद्व। उपागम परिहार द्वंद्व का मतलब होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। उपागम क्या होता है? अप्रोच, परिहार क्या होता है? अवॉइडेंस, और द्वंद्व क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। उपागम परिहार द्वंद्व वो द्वंद्व होता है जब आपको एक चीज, एक सिचुएशन तो आती है जो आपको पसंद है, एक ऐसी है जिसको आप पसंद नहीं करते, उनके बीच में चूज करना। अब आप ये कहोगे कि मैडम जो पसंद है उसको चूज करेंगे, नहीं। कई बार हमें अपनी पसंद वाली चीज़ों को छोड़ना पड़ता है किसी मजबूरी में, किसी ऐसे किसी प्रेशर में आकर या किसी में चीज़ में आकर हमें अपनी जो हम पसंद करते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। देखो एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। एक लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है, ठीक है, और जो पापा हैं वो चाहते हैं कि मेरी पसंद की लड़की से शादी हो। अब लड़का क्या करता है? अपने माँ बाप की इज्जत का मान रखने के लिए,
अपने माँ बाप का मान रखने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है और शादी अपने पेरेंट्स की मर्जी से करता है। डैट इज उपागम परिहार द्वंद्व। पसंद तो गर्लफ्रेंड थी, करी माँ बाप की मर्जी से शादी, डैट इज उपागम परिहार द्वंद्व। राइट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं दुश्चिंता। जो सेकंड कारण है असमायोजन का वो है दुश्चिंता, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है घुटन, किसी चीज़ को लेकर घबराहट होना। होती है ना कई बार हमें घबराहट होती है। इसका मतलब जैसे कि बच्चे कोई पास्ट की चीज़ है, कोई पास्ट में हम कोई चीज़ें करते हैं, उसको अगर हम प्रेजेंट में करेंगे तो हमें पता है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ों से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इशू बन सकता है उस चीज़ का। उसको उसको लेकर जब हमारे मन में कोई एंजाइटी होती है, घुटन होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, दुश्चिंता। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो एक लड़की है अनमैरिड, अनमैरिड वो जब है तो जीन्स टॉप पहनती है, पार्कों में घूमती है और कैफ़े वगैरह में जाती है, बहुत ज़्यादा जैसे फ्रीडम होती है उसको। अब उसकी शादी उसके पेरेंट्स गांव में कर देते हैं। अब गांव में फ्रीडम है आजकल, पर इतनी फ्रीडम नहीं होती कि आप जीन्स टॉप पहनो ऐसे भी घूमो। तो अब वो लड़की क्या कर देती है, वो गांव में उसकी शादी हो जाती है। अब उसके जो हस्बैंड होता है उसकी सोच ऐसी होती है कि नहीं, घूंघट में रहना है, पल्लू के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना और साड़ी पहननी है, ये सब करके होती है। अब वो लड़की वो सोचती है कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में रहती थी, अनमैरिड टाइम में रहती थी, वैसे ही मैं रहूँ। अब वो क्या करती है, जब हस्बैंड जॉब पे चला जाता है ना, तो उसके हस्बैंड को पसंद नहीं होता कि वो अपने फ्रेंड से मिले। जैसे अनमैरिड में तो कभी भी फ्रेंड से मिलो, कुछ भी कर लो। अब उसके हस्बैंड को पसंद नहीं होता कि वो फ्रेंड से मिले या घर से बाहर निकले। अब वो क्या करती है, अपने फ्रेंड से, मतलब जब हस्बैंड जॉब पे चला जाता है तो अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाती है चोरी पे। अब वहाँ चली तो जाती है, वहाँ 1 घंटे नहीं बैठ पाती, उससे पहले जाती ना ना, अरे मैं चलूँ, कि क्यों क्या हो गया, कि ना चलूँ, अरे वो देख लेगो ना, आ जाएगो तो लड़ेगो बहुत, चलूँ मैं तो, ना 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 मैं तो चलूँ, क्योंकि क्या क्या बात ना, मैंने पसंद को नहीं तो मेरे को जाना होगा। तो ये चीज़ वो करके कह रही है, तो उसके अंदर घुटन है। वो अपनी पास की चीज़ों को, जैसे वो वहाँ घूमती थी, फ्रेंड्स के घर जाती थी, वो इसी चीज़ को ये सोच रही कि शादी के बाद भी मैं करूँ। बट उसके मन में एक डर है, किसका, पति का, कि पति को पसंद नहीं है, घबराहट है कि अगर उसको पता चल गया तो वो मुझसे लड़ाई करेगा, एंजाइटी है, घुटन है ना, घुटन। तो इसे बोलते हैं एंजाइटी। आई थिंक आपको एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बोलते हैं तनाव। तनाव क्या होती है, टेंशन, जो कि अब चल रही है, मोस्टली पीजीटी वाले बच्चों में चल रही है। तनाव चल रहा है, टेंशन चल रही है। अरे यार एचपीएससी का पेपर है कब, 9 और 10 तारीख को। अच्छा, हे यार मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी, तैयारी क्यों नहीं करी, कहाँ से करूँ यार, कहाँ से पढ़ूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस है ना, वहाँ पर मैम है, वो सारा अवेलेबल करवा रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी और कॉमर्स का सीरीज़ वहाँ पर चल रही है, वहाँ से पढ़ो। अच्छा यार टाइम ही कौन नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे पढूँ, टेंशन बनी हुई है कि पेपर भी है, पढ़ना भी है, पर टाइम ही कौन नहीं, कैसे पढूँ। तो ये टेंशन है, तनाव है। फ्रस्ट्रेशन, भगनशा, भगन मतलब किसी चीज़ से देख के परेशान हो जाना, इरिटेशन हो जाना। एचपीएससी पीजीटी का पेपर है। अब देखो बच्चे, ये बात तो क्लियर है, इट इज़ क्लियर टू ऑल कि जितने बच्चे अपीयर होंगे उतने बच्चे पास नहीं हो कर पाएंगे। मैं तो कहती हूँ सब बच्चों को पास करना चाहिए, पर नहीं कर पाएंगे, देखिए है ना, जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसमें। तो अब क्या होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बाई चांस वो रह जाते हैं, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह जाते हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। तो क्या हो जाएगा, माइंड पे स्ट्रेस बन जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उनसे कोई भी कहेगा कैसा हुआ तेरा एग्जाम, रिजल्ट आ गया, तो वो एकदम झुंझला जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डेट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, ठीक है, भंगनशा। उसके बाद होता है दबाव, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस कैसे होता है, अब अब पेपर है 9-10 तारीख का। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें तो शादी करनी है, लड़की से कह रहे हैं अपनी बेटी से कि हमें तुम्हारी शादी करनी है। तो बेटी कहती है नहीं पापा, मुझे 2 महीने का टाइम दो, मेरा पेपर है और मैं नौकरी लग के फिर शादी करूँगी। तो पापा कहते हैं कि नहीं हमें तो करनी है। कहते हैं पापा 2 महीने का टाइम दो, एचपीएससी ने एग्ज़ाम डेट तो और अनाउंस कर दी है, 9 तारीख का पेपर है, उसके बाद कर देना, नौकरी लग के ही मैं शादी करूँगी। अब पापा ने दबाव बना दिया कि अगर तेरा 9 तारीख को पेपर नहीं हुआ और तेरी नौकरी नहीं लगी ना, तो मैं तेरी शादी कर दूँगा। तो ये क्या है, स्ट्रेस बन गया, माइंड पे दबाव बन गया कि मुझे पेपर क्रैक करना है, अगर मेरा पेपर क्रैक नहीं हुआ तो मेरे पापा मेरी शादी कर देंगे। मतलब पापा कह रहे हैं कि अगर पेपर क्रैक हो गया, नौकरी लग गई, तो तुझे टाइम मिल जाएगा मेंस में अपीयर होने का, बट अगर तेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ, तो दबाव बना हुआ है, तो हम तेरी शादी कर देंगे। डैट इज़ अ दबाव, ठीक है, स्ट्रेस।
उसके बाद हमारा आता है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम अनएडजस्टमेंट। जो अनएडजस्टमेंट होती है, असमायोजन होते हैं, उससे कैसे बाहर निकला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब जो अनएडजस्टमेंट है उससे बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये इसका कंसेप्ट दिया था सिगमंड फ्राइड जी ने। पता है ना आपको, वो मनोविश्लेषणात्मक वाला उन्होंने वो सिद्धांत भी दिया था, इड ईगो वाला। हाँ, सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी सिगमंड फ्राइड जी ने किया था, वो मनोविश्लेषणात्मक। तो सिगमंड फ्राइड जी ने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने उस दो मेथड बताए हैं, एक डायरेक्ट बताया, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जो प्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इनडायरेक्ट होता है जिसको अप्रत्यक्ष रूप से अप्लाई करते हैं, जिसको एक समायोजन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अप्लाई करते हैं, और इनडायरेक्ट जिसको प्रत्यक्ष रूप से अप्लाई नहीं करते। अब इनडायरेक्ट के, डायरेक्ट के अंदर भी बहुत सारे मेथड आते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर भी। देखो डायरेक्ट में क्या होता है, पलायन, एस्केपिज्म, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम दोनों में ले लेते हैं। कई लोग कई क्या होते हैं कि आरपीएससी वाले हैं, तो वो तो इसको उसमें ले लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। कोई वो ये एग्ज़ाम वाले हैं, ये क्या ले लेते हैं, इसको डायरेक्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम दोनों में ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम टिक करते हैं। बाधा दूर करना, विश्लेषण, ध्यान केंद्रित करना। आप इसको जो डिस्प्लेसमेंट वाला है ना, इसको आप अभी ना यहाँ से रिमूव ही कर दो, इसको आप इनडायरेक्ट में लिख दो। ठीक है बच्चे, अगर आपका ऑप्शन में मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि हमें डायरेक्ट में लगाना पड़ेगा कहीं, तो आप इसको डायरेक्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना, वो अलग अलग तरीके से इस चीज़ को लेता है। सबसे पहले देखो एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या होता है, पलायन, किसी स्थिति से दूर भाग जाना, किसी स्थिति से अपने को दूर कर लेना पलायन कहलाता है, उस स्थिति से भाग जाना। ठीक है, जैसे कि क्या लो, अब एचपीएससी है, अब आपको ना तो आपके पास टाइम है, ठीक है, ना ही आपको पता है कि मैं हरियाणा में जॉब कर सकता, क्योंकि भाई मतलब कोई भी है, मतलब कोई लड़की है वो सोचती है कि मेरी हरियाणा में शादी नहीं होगी, मैं जॉब नहीं कर सकती, या मेरे घर वाले नहीं भेजेंगे, तो उस स्थिति से ही अपने को दूर कर लेना, डेट इज एस्केपिज्म। ठीक है, उसके बाद है बाधा को दूर करना। अब आपको जो अनएडजस्ट करने में जो भी आपकी बाधा आ रही है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम्स को पहले देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एनालिसिस करो उसको, फिर उसके बाद क्या करो, उसका समाधान करो। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, ऐसे हर्डल्स को, बैरियर्स को क्या करना, ऑब्स्टेकल्स को दूर करना। उसके बाद है विश्लेषण, एनालिसिस करना। एनालिसिस को मतलब क्या होता है कि पहले आप देखो कि कहाँ कहाँ बाधा आ रही है, कहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। अब एचपीएससी का पेपर है, ठीक है, उसके अब एचपीएससी का पेपर है, कंटेंट मिल गया कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस पर मिल क्या नहीं रहा, टाइम नहीं मिल रहा। तो आपको क्या मिला, एनालिसिस करने में ये मिला कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। टाइम क्यों नहीं मिल रहा, मैं घर के काम में बिजी हूँ। तो आपको क्या करना है, वो घर के काम अपने जल्दी निपटाने हैं, और जो एक्स्ट्रा आप काम करते हो उसको छोड़ना है, जो नींद आप इतनी ज़्यादा लेते हो उसको कम करना है। तब वो आपकी प्रॉब्लम में जो हर्डल्स बने हुए थे आपकी पढ़ाई में, उन हर्डल्स को दूर करके, उनका एनालिसिस करके कि मेरे पढ़ाई में क्या, मैं क्यों तैयारी नहीं कर पा रहा, टाइम की वजह से, लैक ऑफ टाइम की वजह से। टाइम मुझे कहाँ से मिलेगा, अगर मैं इन सब चीज़ों को क्या कर दूंगा, अलग साइड में कर दूंगी। तो उसको एनालिसिस करके हम उस ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं, और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। सबसे पहले मुझे पता चला, एनालिसिस करा कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। कहाँ टाइम नहीं मिल रहा, यहाँ मेरा खाने का टाइम होता है, यहाँ बच्चों को संभालने का टाइम होता है, यहाँ सोने का टाइम होता है, ये इस चीज़ का। अब मैंने उसको क्या किया, वो उन हर्डल्स को अलग किया कि मैं इसको कैसे सही कर सकती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर उनको रिमूव कर दिया, और फिर उन हर्डल्स को अलग करके क्या कर दिया, कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस पर गए, चैनल को सब्सक्राइब करा और पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। डैट इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब आते हैं हमारे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। दूसरा आता है दमन, रिप्रेशन। तीसरा आता है शमन, सप्रेशन। चौथा आता है प्रतिगमन, रिग्रेशन। फिफ्थ आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। सिक्स आता है तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। सेवंथ आता है रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापित करना। एट्थ आता है डे ड्रीमिंग, दीवा स्वप्न। नाइन आता है सब्लिमेशन, शोधन या मार्गंतरीकरण। नेक्स्ट आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, विपरीत रचना। एंड द लास्ट वन इज कंपनसेट, क्षतिपूर्ति। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब अपनी असफलता का दोष दूसरों पर थोपना। मान लो मेरा पेपर है,
ठीक है, HPSC का मैं पेपर दे रही हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ और बाई चांस मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाता तो मैं कहूँगी HPSC को तो लेना ही नहीं था। अरे HPSC को तो लेना ही नहीं था, उसने देखो ना अभी थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तो उसमें से भी किसी को नहीं लिया था। उसको तो लेना ही नहीं होता, वो तो उसको तो पैसे लूटने होते हैं, वो तो यूँ इसलिए तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उसको वो बच्चों को क्वालिफाई नहीं करना होता, क्लियर नहीं करना होता, नौकरी नहीं लगाना होता, वो तो बस पैसे लेने की वजह से ही फॉर्म निकालते हैं और एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो अपनी असफलता ये नहीं सोचा कि क्या पता मेरी कोई पढ़ाई में चूक रह गई हो, जो मैं सक्सेस नहीं हो पाया, नहीं, वो अपनी तरफ नहीं देखना। अरे उसको लेना ही नहीं था ना, वो तो लेता ही नहीं है कभी भी, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं लिया उसने तो बच्चे को। वो तो पिछले जब बार एग्ज़ाम हुआ था तब भी नहीं लिए थे, वो तो पैसे लेने होते हैं, फीस लेनी होती है बच्चों से। डैट इज़ प्रोजेक्शन। उसके बाद होती है दमन। दमन होता है बलपूर्वक अपनी इच्छाओं का गला घोटना। बलपूर्वक इच्छाओं का दमन घोटने का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी लड़की है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, अभी अनमैरिड हूँ, फिर शादी हो जाती है, तो शादी हो जाती है तो अब क्या करेंगे, दमन, रिप्रेशन। अब जॉब कर रही हूँ, अभी मैं मेरा मन करता है मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, कुछ भी यूट्यूब पे है मन कर रहा तो मतलब अपनी बना रही हूँ, चैनल बना लिया, मेरा जो मन करता है मैं कर रही हूँ। अब शादी के बाद शादी हो जाती है, अब मान लो इन लॉज को नहीं पसंद कि हम नौकरी करवाएं, ठीक है, और मेरा नौकरी करने का मन है, मेरे जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जॉब ऑफ़र आ रहे हैं, बट इन लॉज नहीं चाहते कि उनके घर की बहू घर से बाहर निकले। तो अब उनकी माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानी तो क्या होगी, लड़ाई होगी। तो उस लड़ाई से बचने के लिए मैंने क्या किया, अपनी इच्छाओं का गला घोट लिया कि नहीं, अगर मैंने नौकरी की, मैंने घर से बाहर कदम रखा या मैंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मेरे घर वाले लड़ेंगे, मेरे इन लॉज लड़ेंगे, मेरे हस्बैंड लड़ेंगे। तो मैंने क्या करा, अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया कि नहीं, अब जॉब नहीं करूँगी। तो जब बलपूर्वक अपनी इच्छाओं का गला घोटा जाता है तो उसे बोलते हैं दमन। बलपूर्वक मेरा मन था जॉब करने का पर जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद होता है सप्रेशन, शमन। शमन मतलब अपनी मर्जी से, जैसे अपनी मर्जी से मान लो शादी हो गई, ठीक है, अब बच्चा हो गया, जॉब कर रहे हैं पर बच्चा हो गया, वो बच्चा परेशान करता है, सोने नहीं देता और हर चीज़ के लिए परेशान करता है। जॉब कर रहे हैं हम, बच्चा है, बच्चा परेशान करता है, सोने नहीं देता, नींद पूरी नहीं होती, बॉडी है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। तो अब हम सोच रहे हैं कि जब अब बच्चा है ना, जब बड़ा हो जाएगा, जब जॉब करेंगे, अब जॉब छोड़ देने चाहिए, बच्चों के साथ नहीं हो पाता एडजस्ट, तो उसे बोलते हैं शमन। अपनी मर्जी से, मेरे माइंड ने कहा कि मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, मेरे से नहीं हो पा रहा बच्चे के साथ में, तो उसे बोलेंगे शमन। बट जब ससुराल वालों के डर से मैंने नौकरी छोड़ी, मेरा मन था, तो उसे बोलेंगे दमन। और जब मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी तो उसे बोलेंगे शमन। प्रतिगमन मतलब पीछे की अवस्था में जाना। पीछे की अवस्था में जाने का मतलब ये होता है कि खुद को खुश करने के लिए कोई पीछे की अवस्था में चले जाना। कहते हैं ना, कई बार बड़े बूढ़े होते हैं जो अपने घर के बुजुर्ग होते हैं, वो बच्चों के साथ खेल के अपने को खुशी महसूस करवाते हैं। जब मतलब उनको खुशी महसूस होती है जब बच्चों के साथ खेलते हैं, तो बच्चों में बच्चा बन जाते हैं, बच्चा बन गए, वो पीछे की अवस्था में लौट गए, तो उसे क्या बोलेंगे, रिग्रेशन, प्रतिगमन, पीछे की अवस्था में चले जाना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, हस्बैंड जॉब पर गए, ऑफिस में बॉस है, उससे लड़ाई हो गई, उसने कह दिया आप काम अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है, घर पर आए, घर पर गुस्सा किस पर उतरा, बीबी पर। अब बीबी का गुस्सा किस पर उतरा, बच्चों पर। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अपने जो अपना गुस्सा है वो दूसरों के ऊपर उतारना। अपना गुस्सा मतलब हस्बैंड ने उतारा बीबी पे, बीबी ने उतारा बच्चों के ऊपर, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा बच्चों पर उतारना। उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन, तदात्मीकरण करना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पहचान बनाना। अब मान लो आपने भी देखा होगा अपनी सोसाइटी में ही, मैंने तो बहुत बार देखा है कि अपनी सोसाइटी में ना कोई दूर की रिश्तेदारी होएगी ना, कोई मतलब ऐसे होगा, कोई खट्टर के उसमें ही होगी फैम। अरे तुम कहाँ से हो, मैं जो खट्टर है ना, उनकी जो बहन है ना, उनकी भी बहन की जो बहन है ना, उनकी जिठानी का लड़का। अच्छा अच्छा, इतनी खट्टर से आपकी जान पहचान है। वो खट्टर को आइडेंटिफिकेशन करके, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए खट्टर का यूज़ कर रहे हैं कि जो खट्टर जी है ना, उनकी जो बहन है, उनकी भी बहन है, उनकी भी बहन है, उनकी जिठानी का लड़का हूँ मैं। तो मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए, पहचान बनाने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, खट्टर का, खट्टर जी का यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी हस्ती का यूज़ कर रहे हैं जिसको सब जानता है, आइडेंटिफिकेशन से पहचान बनाने के लिए। डेट इज़ आइडेंटिफिकेशन। रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापित करना। औचित्य स्थापित करने का मतलब कैसा होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि HPSC PGT का पेपर है, ठीक है।
अब बहुत बच्चे हैं जो डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब नहीं, बहुत बच्चे हैं जो क्रैक नहीं कर पाएंगे। अब क्रैक नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ निकल रहे हैं आंगनवाड़ी के फॉर्म। 10वीं पास, सीधे इंटरव्यू दो, नौकरी लगो। अब वो बच्चे पता है क्या कहेंगे, जब एग्ज़ाम उनका नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, तो वो कहेंगे क्या है, एचपीएससी में भी क्या रखा है, पहले प्री का एग्ज़ाम दो, फिर मेंस का एग्ज़ाम दो, फिर इंटरव्यू का एग्ज़ाम दो, जब जाके जॉब लगेगी। और पता नहीं कितने बच्चे लगे, ओ मेरी जॉब बढ़िया है, सीधे मैं तो कुछ भी नहीं थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेरी तो आंगनबाड़ी में नौकरी लगे, बढ़िया है, मेरी तो कोई झमेला तो नहीं हुआ, बढ़िया है। तो ये क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं कि मतलब अगर नहीं मिले, औचित्य स्थापित कर दिया कि अरे इसमें क्या ही रखा है, इससे बड़े तो वो वाली जॉब लो ना, जिसमें कोई इतना पंगा भी नहीं और जॉब की जॉब लग जाती है नंबरों पे देख कर, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और एचपीएससी पीजीटी में तो पहले स्क्रीनिंग में मेहनत करो, फिर मेंस में मेहनत करो, फिर इंटरव्यू के लिए मेहनत करो, इतना कौन झमेले में पड़े। तो औचित्य स्थापित कर दिया कि इसलिए हम तो उसमें नहीं हो रहे, हमने तो छोड़ दिए, हम तो आंगनबाड़ी की जॉब में जा रहे हैं। डे ड्रीमिंग, दिवस स्वप्न, दिन में सपने देखने, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। बच्चा है 14-15 साल का, दिन में सपने देख रहा है, हे मैं तो एक बहुत सुंदर सी लड़की से शादी करूँगा, बहुत पैसे वाली लड़की से शादी करूँगा, मेरी तो ऐसी लड़की से शादी होगी, मैं खुद ही सुंदर हूँ ना, तो मेरी तो ऐसी लड़की से शादी होगी। दिन में ही सपने सजो रहा है, चाहे कैसी लड़की है, चाहे यूँ नहीं पता कि काली मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो दिन में सपने देखना। सब्लिमेशन, शोधन या मार्गंतीकरण करना। शोधन या मार्गंतीकरण करने का मतलब है कि अपनी एक ऐसी क्वालिटी जो हमारी क्वालिटी नहीं है, पर उसको हम क्वालिटी बना देते हैं। ठीक है, मान लो मेरी सब लोगों से बोलने की आदत है, ठीक है। अब मैं सब लोगों से बोलती हूँ, हंस के ट्रीट करती हूँ, तो मैं किसी से भी अपना काम बनवा लेती हूँ। किसी से भी अगर मुझे अपना काम बनवाना होता है तो मैं उनको मीठा बोल के या अच्छे से ट्रीट करके क्या करवाती हूँ, अपना काम बनवा लेती हूँ। इसे बोलेंगे सब्लिमेशन, कि मतलब अपनी जो आदत है, जो बोलने वाली आदत है, जो अच्छा बोलने वाली आदत है, उसका यूज़ क्या कर दिया, अपने काम बनवाने के लिए, काम निकलवाने के लिए लोगों से। डैट इज़ सब्लिमेशन। उसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन, आपको पता है, विपरीत रचना। विपरीत रचना का मतलब क्या होता है कि देखो, सास है घर में, हम रोज रोज कहते रहते हैं सास है, कई लोग कहते हैं कब मरेगी ये बुढ़ी, मरती भी तो नहीं है, इसने ही तो मेरे खून पी रखे, ये बुढ़ी मरेगी कब। अच्छा कोई बात नहीं, बाई चांस सास को एक दिन आ जाता अटैक, अब हाय मम्मी आपके बिना मैं कैसे जीऊँगी, मेरी तो सास ही मेरी सब कुछ थी, मेरी माँ मम्मी, मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। मतलब अपनी फॉर्मेशन ही चेंज कर लिया, रिएक्शन ही चेंज कर लिया। कब मरेगी बुढ़ी, कब मरेगी बुढ़ी, जब उनको अटैक आ गया तो हाय मम्मी कैसे रहूँगी मैं, सबके सामने फैला दिया कि मैं तो अपनी सास के बिना रह ही नहीं सकती। डैट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। उसके बाद है कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की भरपाई करना। भरपाई कैसे करी जाएगी, मान लो आपकी हाइट है छोटी, ठीक है, आपके कुछ चीज़ हाथ नहीं आ रही, आप क्या करोगे, स्टूल लगा के चढ़ जाओगे, ऊंचे सैंडल पहन लोगे, है ना, तो उसे बोलते हैं कंपनसेट करना। क्या बोलते हैं उसे, कंपनसेट करना। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें, अच्छा उसमें हाँ, इनडायरेक्ट मेथड में एक बार प्रोजेक्शन, अपनी असफलता को दोष दूसरों पे थोपना। दमन, रिप्रेशन, जानबूझकर गला घोटना। शमन, अपनी मर्जी से प्रतिगमन, पीछे की अवस्था में लौट जाना। डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। तदात्मीकरण, पहचान बनाना, खट्टर जी को लेके पहचान बनानी। औचित्य स्थापित करना, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। ड्रे ड्रीमिंग, दिन में स्वप्न देखने। सब्लिमेशन, कोई भी अपनी क्वालिटी जो क्वालिटी नहीं है बस उसे क्वालिटी बना लेना। रिएक्शन फॉर्मेशन, विपरीत रखना, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना। रिएक्शन फॉर्मेशन में गिरगिट की तरह रंग बदल लेना। कंपनसेट में क्षतिपूर्ति कर लेना, कोई भी यूज़ करके उसका क्षतिपूर्ति कर लेना। ये था आपका एडजस्ट मैकेनिज्म का टॉपिक। इसमें से ज़रूर आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ना और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।